सुरभि की शादी थी। सुरभि की बड़ी बहन कविता आ चुकी थी। कविता को कविता की माँ ने शादी के 2 महीने पहले ही बुला लिया था कि आजा बहन, सुरभि की सारी तैयारियां करवा देना, इसकी खरीदारी वगैरह में मदद कर देना। हालांकि सुरभि की भाभी कामना भी घर में ही थी, पर क्योंकि कामना घर की बहू थी तो जैसा कि हर ससुराल में होता है, उससे हर बात छुपाई जा रही थी और उसे कुछ भी नहीं बताया जाता था कि क्या खरीदारी की जाएगी, क्या तैयारियां हो रही हैं। कामना के सर पर बस सबको खाना खिलाना और घर के कामों की जिम्मेदारी डाल दी गई थी। शादी के कामों से उसे काफ़ी दूर रखा जा रहा था। कामना और उसका पति सूरज यह सब कुछ देख रहे थे और चुप थे। सूरज की जिम्मेदारी सिर्फ बहन की शादी के लिए पैसे देने की थी और कामना की जिम्मेदारी तीनों माँ बेटी को समय समय पर खाना और चाय नाश्ता देने की थी और घर के सारे काम देखने की थी। बाकी सब कुछ तीनों माँ बेटी अकेले ही कर रही थी, वह भी छुप छुप आकर कि कहीं कामना कुछ देख ना ले। कामना को यह सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कामना का एक छोटा बच्चा भी था जो कि खेलते खेलते कई बार दादी माँ के कमरे में पहुँच जाता था और कामना जब उसे पकड़ने के लिए जाती तो वह तीनों बिल्कुल घबरा जाती थी। उन्हें ऐसा लगने लगता कहीं कामना ने कुछ देख ना लिया हो कि वह लोग क्या तैयारियां कर रही हैं, और वह जल्दी जल्दी से कामना को रूम से बाहर भेजने की कोशिश करने लगती। कामना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, जैसा लगता था कि वह इस घर की सदस्य ही नहीं है। लेकिन कामना कर भी क्या सकती थी। तीनों माँ बेटी मिलकर एक हुई रहती थी और कामना को बाहरी बनाकर रखती थी। कामना कभी कभी सूरज से यह सब बातें बोलती भी थी तो सूरज बोलता था, कोई फ़ायदा नहीं फालतू की बहस करने का, पापा है नहीं, तीनों माँ बेटी का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा और फिर तुम ही बुरी बन जाओगी, इसलिए चुपचाप रहो। सूरज तो यह सब कुछ कहकर ऑफिस चला जाता था और कामना को तो दिन भर यह सब कुछ झेलना पड़ता था। सूरज महसूस भी नहीं कर सकता था कि कामना को कैसा लगता होगा। उसे ऐसा लगता था जैसे वह इस घर की नौकर है, जिसे घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना यह सब कुछ काम करना है, और जहाँ मालिक बैठकर बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वहाँ जाना उसका वर्जित है। अपने ही घर में कामना को ऐसा लगने लगा था कि वह बाहरी है और उसकी सास और दोनों बेटियां इस घर की मालकिन है। लेकिन सूरज का कहना भी सही था, यदि कामना कुछ भी बोलती तो वह बुरी बनती। एक दिन सुबह सुबह कामना की सास ने सूरज से सुरभि के जेवर खरीदने के लिए 3 लाख रुपए मांगे, और कविता भी उस घर की बेटी है तो शादी में उसे भी कुछ देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक जोड़ी जेवर खरीदने के लिए 50,000 रुपये अलग से मांगे। सूरज ने बोला, इतनी बड़ी रकम तो मुझे बैंक से निकाल कर लानी पड़ेगी, या एक काम करो, कामना और मेरा जॉइंट अकाउंट है, कामना के साथ बैंक चली जाना, वह वहाँ से निकाल कर दे देगी। सूरज की माँ को यह बात गवारा नहीं लगी कि उसे अपनी बहू से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लेने पड़े। उसने बोला, नहीं, पैसे तो तू ही ला कर दे, ऑफिस देर से चले जाना। सूरज ने बोला, माँ मैं दे देता, लेकिन आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और मुझे वक्त पर ही जाना पड़ेगा। अब एक काम हो सकता है, या तो जेवर की खरीदारी 1-2 दिनों के लिए टाल दो, या तो फिर कामना को लेकर बैंक चली जाना। कहकर सूरज ऑफिस के लिए निकल गया। सुरभि की माँ को लग रहा था कि देर करने से सोने का रेट बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि शादी का सीज़न है और सुरभि के सारे जेवर तो लेने ही हैं। तो चलो कोई बात नहीं, कामना को लेकर ही पैसे निकलवा लेते हैं और उधर से ही जेवर ले लेंगे। और कामना की सास यानी कि सुरभि और कविता की माँ ने कामना से पैसों की बात की। कामना को पता था कि ससुर जी नहीं है और ननंद की शादी की जिम्मेदारी उसकी और सूरज की ही है, और पैसे तो देने ही थे। कामना सास के साथ चल दी। कामना की सास, उसकी दोनों ननंद और कामना सब बैंक पहुँचे। कामना ने 3.5 लाख रुपए निकालकर सास को दे दिए। सास ने बोला, हम लोग जेवर की खरीदारी कर लेते हैं। कामना भी साथ ही थी, वह साथ ही साथ चल रही थी। सोचा जब साथ साथ आए हैं तो साथ ही घर लौट जाएंगे, लेकिन कामना की सास और ननंद को यह सब कुछ बातें बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि यदि कामना साथ में रहती
तो वह देख लेती कि क्या जेवर खरीदे जा रहे हैं। तो कामना की सास ने बोला, बेटा तू छोटे बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकेगी, तू परेशान हो जाएगी, तू घर चली जा। कामना को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बैंक के पास में ही जेवरों की दुकान थी, फिर भी सासू माँ उसे भगाने पर लगी थी कि कहीं उनकी खरीदारी वह देख ना ले। कामना की आंखों से बिल्कुल आंसू आ गए थे और वह चुपचाप ऑटो करके घर वापस आ गई। उसकी सास और ननद ने अपनी खरीदारी की और घर आ गए। उन्होंने कामना को कोई भी जेवर दिखाने ज़रूरी नहीं समझे, ना ही कामना ने कुछ बोला। शाम को जब सूरज घर आया तो कामना सूरज के सामने बहुत रोई और बोली, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ। तुम मुझे कुछ बोलने नहीं देते, कुछ बोलो तो यह माँ बेटी आंसू बहाने लगती हैं और मैं बुरी साबित हो जाती हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है यह तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। तुम पैसे कमाने की मशीन हो और मैं घर का काम करने वाली नौकर हूँ। सूरज ने बोला, अब कर ही क्या सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है यदि मैंने या तुमने कुछ भी बोला तो माँ पूरे रिश्तेदार और मोहल्ले में यह बोल बोल कर कि पापा नहीं है और मेरे बेटे बहू अपनी बहन की शादी में रोड़े लगा रहे हैं, कह कह कर हमें बदनाम कर देगी, हमारा जीना मुश्किल कर देगी। इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो, एक बार सुरभि की शादी ठीक ठाक से हो जाने दो। सुरभि विदा हो जाए फिर तो दोनों बेटियां अपने ससुराल में रहेंगी और तुम भी यहाँ आराम से रहना, कभी कभार का मिलना जुलना होगा, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। कुछ देर की परेशानी है, इसका सामना कर लो, क्योंकि यदि अभी हमने कदम पीछे हटाए तो हम जिंदगी भर के लिए बुरे साबित हो जाएंगे। कामना ने बोला, ठीक है, लेकिन सुरभि के विदा होते ही मैं इन लोगों की बातों का जवाब ज़रूर दूंगी और उस वक्त तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और जो भी पड़ोसी या रिश्तेदार मुझे या तुम्हें कुछ भी बोलेंगे बोलने दो, मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने सोच लिया है, इन्हें इनकी सारी बातों का माकूल जवाब दूंगी। सूरज ने बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जब मैं मेरी माँ और बहन को उनके गलत व्यवहार को करने से रोक नहीं सकता तो तुम्हें कैसे रोकूं? आखिर तुम भी इंसान हो। और सूरज सोने चला गया। सुरभि की शादी की सारी तैयारियां और ख़रीदारियां ज़ोर शोर से चल रही थी और कामना को कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा था। क्या कपड़े, जेवर, मेकअप आदि खरीदे गए हैं, ना ही अब कामना को कोई इंटरेस्ट था उन चीज़ों को देखने में। वह बस अपने काम करती और अपने रूम में रहती। सुरभि और कविता भी बहुत खुश थे, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे थे और ख़रीद रहे थे। सूरज के पैसों से उन्होंने सारी खरीदारी की थी, पर यह नहीं सोचा कि अपने भाई भाभी और भतीजे के लिए भी कुछ खरीद लिया जाए। शादी के आखिरी वक्त तक सूरज, कामना और उनके बच्चों के लिए एक कपड़ा तक नहीं खरीदा गया था। बाकी सारी तैयारियां हो गई थी और शादी की रस्में शुरू होने को थीं। कामना की सास ने कामना से बोला, तुमने अपनी तैयारियां कर ली हैं, कल से शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। तो कामना ने बोला, मुझे क्या तैयारी करनी है, मुझे तो बस सबका चाय नाश्ता ही देखना होगा, बाकी सारी तैयारियां तो आप तीनों माँ बेटी करेंगी। कामना की सास को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि कामना क्या बोलना चाह रही है और कामना की सास ने अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। हाँ, तेरे ससुर जी नहीं है ना, तो तू तो बातें बनाएगी ही। आखिर तेरे पति के पैसों से मेरी बेटे की शादी जो हो रही है तो तू तो नखरे दिखाएगी ही और ना जाने क्या क्या, और झूठे आंसू बहाने लगी। कामना को समझ में आ गया था कि अब सारे रिश्तेदार कल से आने लगेंगे और इनसे ज़्यादा बहस की तो यह सबके सामने मुझे बुरा साबित कर देंगी। सूरज गलत नहीं बोल रहा है और फिर यह यही बोलेंगी कि देखो, सुरभि की शादी में रोड़ा लगाने के लिए मेरी बहू यह सब कुछ कर रही है। इसलिए कामना ने सोचा, जैसे इतने दिन वैसे कुछ दिन और सही, शादी खत्म होते ही मैं सबको इनकी असलियत दिखाऊंगी और तब कोई यह भी नहीं बोल सकता कि मैं शादी में रोड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि तब तक सुरभि विदा हो चुकी रहेगी। कविता और सुरभि भी आकर कामना को उल्टा सीधा बोलने लगी, क्या भाभी, 2-4 दिनों में मैं विदा हो जाऊंगी और आप कलह कर रही हैं? मैं तो मेहमान हूँ। कविता दीदी की शादी तो पहले ही हो चुकी है और अब मैं भी चली जाऊंगी। तुम इस घर की इकलौती मालकिन हो, फिर क्यों इतना बवाल मचा रही हो? हमारी माँ का हमारे बाद क्या होगा, यह सोचकर हमें चिंता हो रही है। पता नहीं तुम माँ के साथ क्या करोगी। जब अभी हम इस घर में हैं तब तुम माँ को रुला रही हो। और पता नहीं क्या क्या कामना को बोलने लगी। कामना को पता था इन माँ बेटियों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कविता, सुरभि और कामना की सास
एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगीं और खुद की जीत पर गर्व महसूस करने लगीं। और इसी तरह सुरभि की शादी का दिन भी आ गया और सुरभि की शादी भी हो गई। शादी तक कामना ने खुद को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था। गुस्सा तो बहुत था उसके अंदर, पर वह बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रही थी और सबके सामने अच्छा बर्ताव कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके और उसके पति के ऊपर कोई लांछन लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई ननंद की शादी में लगा दी थी, जिसका कोई मोल इन माँ बेटी की नज़रों में नहीं था। लेकिन कामना ने सोच रखा था कि सुरभि के विदा होते ही वह इन माँ बेटी की असलियत ज़रूर दिखाएगी। उस वक्त कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी तो घर पे ज़रूर होंगे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसे जो बोलना है बोले। या तो कोई नहीं बोलेगा कि मैंने ननंद की शादी में रोड़े लगाए। सुरभि विदा हो रही थी और वह कामना के गले मिली। कामना ने सुरभि को गले लगाते हुए उसके कान में बोला, बहुत बहुत धन्यवाद इस घर से जाने के लिए। तुम्हारी भी एक कुंवारी ननंद है और तुम्हारे भी ससुर नहीं है। ईश्वर से दुआ करती हूँ कि जो व्यवहार तुमने और तुम्हारी माँ और बहन ने मेरे साथ किया है, वही व्यवहार तुम्हारी सास और ननंद तुम्हारे साथ भी करें। मैं इतने दिनों तक खामोश थी, इसलिए नहीं कि मैं तुम लोगों से डरती थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पति ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से अपने बहन की शादी करवाई थी और मेरे थोड़े से गुस्से की वजह से उनकी यह जीवन भर की तपस्या भंग हो जाती और उनके ऊपर एक लांछन लग जाता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन अब तुम विदा हो रही हो और अपने आगे के मायके के रास्ते तुमने खुद ही बंद कर लिए हैं। और तुम्हारी कविता दीदी तो अभी कुछ दिन यहीं रहेंगी, उन्हें तो यहीं उनकी बातों का जवाब देकर भेजूंगी। तुम माँ बेटियों को क्या लगता है बहू की कोई इज्जत नहीं होती? तुम दोनों बहनों को क्या लगता है ज़िंदगी भर तुम्हारी माँ ही मायके में बैठी रहेंगी और तुम्हारे भाई भाभी की कोई औकात नहीं? अपने गंदे व्यवहार के कारण तुम लोगों ने अपना मायका फोड़ लिया है। अब जब तक तुम्हारी माँ है, अपने मायके आओ जाओ और अपनी माँ के गले मिलो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी माँ नहीं रहेंगी, तुम्हारे मायके के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कोई भी जज्बात नहीं है। अपनी माँ से जितने दिनों अपना मायका चलाना है चला लो, भाई भाभी से कोई उम्मीद मत रखना, और इसके लिए तुम लोग खुद ही जिम्मेदार हो। सुरभि कामना का चेहरा देख रही थी, पर वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह लोग जो व्यवहार कामना के साथ कर रहे हैं, वह कामना को अंदर ही अंदर पत्थर बनाया जा रहा है, क्योंकि कामना तो ऐसी नहीं थी, पर उन लोगों के व्यवहार के कारण कामना पत्थर की हो गई थी और उसके अंदर के सारे जज्बात खत्म हो चुके थे। सुरभि को तो समझ में आ चुका था कि उन लोगों की गलतियों की वजह से अब उनका मायका ख़त्म हो चुका है, और वह विदाई के वक्त और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। किसी को समझ में नहीं आया कि अचानक सुरभि इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रोने लगी, और फिर वह चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वह आखिरी बार अपने मायके को देख रही है, लेकिन कामना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुरभि के विदा हो जाने के बाद कामना की मौसी सास ने बोला, कामना बेटा, यह सारा सामान समेट कर रख ले, ये सब महंगे सामान है, इधर उधर हो जाएंगे, फिर तुम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कामना ने बोला, अरे मौसी, चिंता क्यों करती हैं, कविता दीदी है ना, वह सब कुछ संभाल लेंगी। वैसे भी मैंने शादी में क्या संभाला है, सब कुछ तो कविता दीदी ने अकेले ही मैनेज किया है। सुरभि की शादी में मैंने तो कुछ देखा भी नहीं, क्योंकि मैं तो घर के रसोई के कामों में ही व्यस्त रहती थी और मेरा दायरा रसोई तक ही सीमित था, और कविता दीदी के दायरे में रसोई आती ही नहीं थी। इसलिए सुरभि ने क्या कपड़े और जेवर खरीदे हैं, वह तो मैंने शादी के वक्त ही देखे। आराम आराम से कामना ने कविता की पोल पट्टी सबके सामने खोल दी। कविता के पास कामना की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप मंडप में से सामान समेटने लगी। कविता की माँ भी चुपचाप यह सब कुछ देख रही थी, क्योंकि वह कोई ड्रामा नहीं कर सकती थी। कामना ने इतने तरीके से यह बात कही थी। थोड़ी देर के बाद कामना की सास कामना के पास गई और बोला, चलकर कुलदेवी को प्रसाद चढ़ा दे, सुरभि विदा हो गई है, उसके बाद कुलदेवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो कामना ने बोला, मैं क्यों चढ़ा दूँ, कविता दीदी से चढ़वा लीजिए, आखिर सब कुछ तो उन्होंने अकेले ही संभाला है, मुझे तो कुछ दिखाया भी नहीं, प्रसाद चढ़ाने का काम भी वह अकेले ही कर ले। तो सुरभि की सास ने बोला, अरे कविता कैसे चढ़ा सकती है, वह तो इस घर की बहू ही कर सकती है, तेरे पापा होते तो मैं चढ़ा लेती, लेकिन अब तो तुझे ही चढ़ाना पड़ेगा। कामना ने बोला, पागल समझ रखा है क्या मुझे, इतने दिनों से आप तीनों माँ बेटी क्या कर रहे थे, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या?
शादी की सारी रस्में मैंने और सूरज ने सिर्फ इसलिए निभाई क्योंकि मुझे पता था यदि मैं वहाँ पर कुछ भी बोलती तो आप फिर से अपने इमोशनल ड्रामे शुरू कर देती और सारे रिश्तेदार और पड़ोसियों में मुझे बदनाम कर देंगी और सूरज की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं चुप थी। पर अब सुरभि की शादी हो चुकी है। अब आपको जिसके सामने जो ड्रामे करने हैं कीजिए, मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कोई प्रसाद नहीं चढ़ाने वाली। जब सारे काम कविता दीदी से करवाए हैं तो यह काम भी उन्हीं से करवा लीजिए। आखिर वही तो इस घर की मालकिन है, कहकर कामना ने अपना रूम अंदर से बंद कर लिया। सूरज रूम की तरफ ही आ रहा था। सूरज की माँ ने सूरज से बोला, देख रहे हो ना तेरी बीवी क्या कर रही है। सूरज ने बोला, मैं कुछ नहीं बोल सकता माँ। जब मैं तुम्हें और कविता और सुरभि को कुछ नहीं बोल सका तो मैं कामना को कैसे कुछ बोल दूँ। जब तुम्हें लगता है जो तुम लोगों ने किया सही था तो अब कामना भी जो कर रही है सही है। मैंने ना उस वक्त कुछ बोला था ना अब मैं कुछ बोल सकता हूँ, कहकर सूरज भी रूम के अंदर चला गया। कामना की सास को समझ में आ चुका था कि कामना अब उससे डरने वाली नहीं है, क्योंकि अब उसे किसी भी बदनामी का कोई डर नहीं है। उसने जाकर अपनी देवरानी से यह बोलकर कि कामना के बच्चे ने पॉटी कर दी है और वह उसे साफ कर रही है तो अब वह प्रसाद नहीं चढ़ा सकती, अपनी देवरानी से प्रसाद चढ़वा लिया। अगले दिन लगभग सारे मेहमान जा चुके थे। बस कामना की चाची सास के परिवार और कविता और उसके पति थे। कामना की सास ने सूरज से बोला, आज सुरभि के पग फेरों की रस्म है, जाकर उसे ले आ। सूरज कुछ बोलता उसके पहले ही कामना ने बोला, सूरज क्यों लेकर आएंगे? सूरज ने क्या जिम्मेदारी निभाई है? सब कुछ तो कविता दीदी ने अकेले किया है मालकिन बनकर, तो अब सुरभि के पग फेरों की रस्म भी कविता दीदी ही करवाएंगी। सूरज बिल्कुल नहीं जाएंगे, कहकर लगभग खींचते हुए कामना सूरज को रूम में ले गई। चाची सास को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कामना ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि वह कामना से पहले भी मिल चुकी थी। वह बहुत ही सुलझी हुई सभ्य महिला थी, लेकिन कविता और कविता की माँ को सब कुछ समझ में आ रहा था। कविता और उसकी माँ चुपचाप खड़े थे। अब वह ड्रामा भी किसके सामने करते? कोई ड्रामा देखने के लिए वहाँ बचा ही नहीं था, क्योंकि कामना की चाची सास भी बहुत सुलझी हुई महिला थी और वह बहुत अच्छे से अपनी जेठानी को जानती थी। कविता का पति यह बोलते हुए चला गया कि तुम अपने मायके के पछड़ों को खुद ही संभालो और जब दिल करे खुद ही आ जाना। कामना की चाची सास कामना के रूम में गई और पूछा क्या हो गया है, तो सूरज ने सारी बात अपनी चाची को बताई। सूरज की आंखों से लगभग आंसू आ गए थे। जो पराया व्यवहार इन माँ बेटियों ने सूरज और कामना के साथ किया था। चाची ने बोला, मुझे तो पहले से ही पता था मेरी जेठानी के क्या लक्षण है और उसने अपनी बेटियों को भी अपने जैसा ही बना दिया। खैर अब पग फेरों की रस्म तो करवानी ही पड़ेगी। तुम दोनों ने जो बातें बताई तुम दोनों से ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं बिट्टू को भेज देती हूँ सुरभि को लाने के लिए। बिट्टू सूरज का छोटा चचेरा भाई था और चाची ने अपने बेटे बिट्टू को सुरभि को लाने के लिए भेज दिया। कविता ने अपनी माँ से बोला, मैं भी अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरे पति गुस्से में यहाँ से निकल गए हैं। कविता की माँ उसे रोकना चाह रही थी और कविता को पता था अभी यहाँ रुकने से सिवाय बेइज्जती के उसे कुछ नहीं मिलेगा, और वह अपना सामान पैक करने लगी। जब कविता जा रही थी तो सूरज हॉल में ही बैठा था। कविता ने बोला, अच्छा सूरज भाई मैं चलती हूँ। सूरज ने बस आँख उठाकर कविता की ओर देखा और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कविता को समझ में आ चुका था कि रिश्तों में दरार आ गई है, पर अब वह क्या कर सकती थी? इन सब की जिम्मेदार वह खुद ही थी। पता नहीं किस गुमान में तीनों माँ बेटी ने यह सब कुछ किया था। खैर कविता घर के बाहर आ गई। खिड़की से कामना बाहर की ओर देख रही थी और दोनों की नज़रें आपस में टकराई। कविता ने कामना से नज़रों में ही बोला, मैं जा रही हूँ। तो कामना की नज़रों को देखकर कविता को समझ में आ गया कि जैसे वह बोल रही हो अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। जबकि पहले कभी कविता आई थी तो कामना ने कभी खाली हाथ उसे जाने नहीं दिया था। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि कामना उसे गुड बाय बोलने बाहर नहीं आई थी। वह इसकी शिकायत किससे करती? आखिर खुद का व्यवहार भी तो उसे पता था कि उसने इन 2 महीनों में क्या किया है। और कविता चली गई। उधर बिट्टू सुरभि को लेकर पग फेरों के लिए आ गया, लेकिन कामना अपने रूम से बाहर भी नहीं निकली। सभी को पता था कि कामना अब उसकी कोई खातिरदारी नहीं करने वाली। कामना की चाची सास ने सुरभि का स्वागत किया और जो भी रस्म करनी थी सुरभि की चाची ने ही किया। कामना और सूरज रूम से बाहर भी नहीं निकले।
सूरज तो एक बार सुरभि से मिलने के लिए जाना भी चाहता था, पर कामना का गुस्सा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इन 2 महीनों में कामना के साथ जो कुछ भी हुआ, किस दर्द से वह गुजरी है, यह उसने हर रात देखा था। सुरभि और सुरभि की माँ खामोश थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके किए का इतना बड़ा अंजाम होगा। वह तो यही सोच रहे थे कि जैसे आज तक सब कुछ ठीक हो रहा है, आगे भी ठीक होता रहेगा। सुरभि की चाची ने सुरभि से बोला, देख सुरभि, तेरी माँ बहुत तेज़ औरत है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि वह मेरी जेठानी है, और अब उसने अपने जैसा ही अपनी दोनों बेटियों को भी बना दिया है। तेरी भाभी बहुत अच्छी है, तुझे भी पता है। उसने हमेशा तुम लोगों के लिए किया है, नहीं तो आज इस ज़माने में कोई भी भाई भाभी अपने जीवन भर की जमा पूंजी बहन की शादी में लगा दे, यह कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी तुम लोगों ने अपने भाभी की कोई कद्र नहीं की। क्या तुम्हारी माँ जीवन भर मायके में बैठी रहेगी? नहीं ना, आगे का मायका भाई भाभी ही चलाएंगे। एक काम कर, अभी तो वह बहुत गुस्से में है, कुछ दिन रुक जा, लेकिन उसके बाद अपनी भाभी को मना लेना। वह बहुत ही अच्छी है, ज़रूर मान जाएगी। सुरभि ने बोला, हाँ चाची, मुझे मेरा मायका वापस चाहिए।